जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीरज साहू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बंदर का डमरू पर नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनुकरण के सिद्धांत पर, या फिर अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत पर, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डमरू पर बंदर का नाचना जो है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्दीपक समान्वीकरण। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सर, बात करें द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक, तो इसके लेखक कौन है? कुर्क, स्किनर, कोहलर, या फिर सुकरात। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। तो याद रखिएगा, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? तो सर, बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, तो किसने दिया था? पावलोव ने, या फिर गिलफोर्ड ने, या फिर फ्रायड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन ए, पावलोव ने। तो याद रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस जोड़ी का सही सा संबंध नहीं है? तो इनमें से किस जोड़ी का सही सा संबंध नहीं है? पहला है मारिया मांटेसरी अलग सोच, अगला है केलर सहायक शिक्षण, फिर अगला है फ्राबिल खेल खेल में, फिर है महात्मा गांधी प्रदूषित हाथ। तो इनमें से कौन सा संबंध गलत है? तो ऑप्शन डी, महात्मा गांधी प्रदूषित हाथ, ये जो है गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जो है हस्त कौशल पर अत्यधिक जोर देते थे। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहा जाता है? तो बात करें बालू का सिद्धांत, तो बुद्धि के किस सिद्धांत को जो है बालू का सिद्धांत कहते हैं? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को जो है बालू का सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किससे संबंधित है? जेम्स वाट से, या फिर कोहलबर्ग से, या फिर आर्मस्ट्रांग से, या फिर फ्रायड से। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आईडी, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा जो है फ्रायड से संबंधित है। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में जो है मानव व्यक्तित्व के 3 घटक बताए। कौन कौन से? पहला है आईडी, जो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है, और दूसरा है ईगो, जो कि वास्तविकता के संतुलन से संबंधित है, और तीसरा बताया उन्होंने सुपर ईगो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो सर, बात करें भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण, तो किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, सी एच राइस ने, या फिर साइमन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण जो है सी एच राइस ने किया था। तो सर, अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? सी एच राइस ने। और अगर वहीं बात करें विश्व में, तो विश्व में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो इसका उत्तर चला जाएगा अल्फ्रेड बिने और साइमन के साथ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, या फिर ऑटिज्म, या फिर डिसलेक्सिया, या फिर हाइपर डिसऑर्डर। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, जन्म के समय लगी चोट या फिर भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? तो जन्म के समय लगी चोट या फिर भ्रूण क्षति के कारण जो मंदता आती है, उसे क्या कहते हैं? जैविक मंदता, या फिर पारिवारिक मंदता, या फिर आकस्मिक मंदता, या फिर चिकित्सा मंदता। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक मंदता। तो याद रखिएगा, जन्म के समय लगने वाले चोट या फिर भ्रूण क्षति के कारण जो मंदता आती है उसे जो है जैविक मंदता कहते हैं। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बात करें बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो किसने दिया था? फ्राबेल ने, थार्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर विलियमसन ने? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थार्नडाइक ने। तो याद रखिएगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है थार्नडाइक ने दिया था। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु या फिर जीवन का अनोखा काल या फिर बक्की अवस्था या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? टोली की आयु, जीवन का अनोखा काल और बक्की अवस्था। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है, तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? विद्यालय या फिर धार्मिक स्थल या फिर परिवार या फिर समाज? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालक की प्रथम पाठशाला जो है परिवार है। बालक सबसे पहले सीखना कहाँ से प्रारंभ करता है? परिवार से। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया? तो बुद्धि संरचना मॉडल को किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि संरचना मॉडल को जो है गिलफोर्ड ने दिया था। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है? अरस्तु का या फिर जीन पियाजे का या फिर स्किनर का या फिर वाटसन का? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के खाली स्थान से है। तो बालक की कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये सभी जो है बालक के मानसिक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बाधिता एक खाली स्थान स्थिति है जबकि अक्षमता एक खाली स्थान स्थिति है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जैविक और कार्यात्मक। तो याद रखिएगा, बाधिता क्या है? बाधिता एक जैविक स्थिति है। और बात करें अक्षमता, तो अक्षमता क्या है? एक कार्यात्मक स्थिति है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, 6 से 3 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है, यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की का या फिर थार्नडाइक का या फिर कोहलर का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थार्नडाइक। तो थार्नडाइक क्या कहता है? 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो जो है अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, हम में से कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ लोग कमजोर हैं, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता पर। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से समाजीकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है, तो इनमें से समाजीकरण की द्वितीयक संस्था कौन सा नहीं है? मीडिया, गलत बात। धार्मिक संस्था, गलत बात। विद्यालय, गलत बात। परिवार, बिल्कुल सही। परिवार जो है समाजीकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कथन किसका है? मॉन्टेसरी का या फिर विलियम मैकडूगल का या फिर वाटसन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन का। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? 9 पाउंड या फिर 7 पाउंड या फिर 5 पाउंड या फिर 6 पाउंड? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 पाउंड। तो याद रखिएगा,
नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 25 वर्ष है, तो उस बालक का आईक्यू कितना होगा? तो देखिए आईक्यू का फार्मूला क्या होता है? आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो यहाँ पे मानसिक आयु कितना वर्ष दिया है? 15 वर्ष और वास्तविक आयु 25 वर्ष गुना 100। तो 25 से 100 4 बार में कटा और कितना बचा? 15 गुना 4, तो 15 चौक 60। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60। आईक्यू कितना हो जाएगा? 60। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेता है। यह कथन किसका है? विलियम मैक्समिलियन का, जीन पियाजे का, सुकरात का या फिर कुर्क का? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे का। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथन को पढ़ें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए केवल आनुवंशिक कारक जिम्मेदार होते हैं। दूसरा कथन है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक जिम्मेदार होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों कथन गलत हैं। कैसे? बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जो है आनुवंशिक कारक और वातावरणीय कारक दोनों क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम का परिणाम है मस्तिष्क में नवीन ज्ञान संचार, रूपांतरण एवं विकास, अधिक सूचनाएं प्राप्त करना या फिर पूर्व अनुभवों का प्रयोग करना। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपांतरण एवं विकास। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। तो एक शाला आधारित मूल्यांकन की क्या विशेषता है? शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या फिर शिक्षण व सीखने में सुधार की कमी या फिर विद्यार्थी विशेष को अधिक अंक देना या फिर एक ही समय में सभी के लिए समान कार्य का समायोजन करना। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ही समय में सभी के लिए समान कार्य का समायोजन करना। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने या फिर स्टेनले हॉल ने या फिर पेस्टोलॉजी ने या फिर गिलफोर्ड ने? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेनले हॉल ने। तो याद रखिएगा, किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना या फिर ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने समकक्ष साथियों में कठिनाइयों का अनुभव करता है या फिर समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर विद्यार्थियों ने कितना अच्छा निष्पादन किया इसका पता लगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर विद्यार्थियों ने कितना अच्छा निष्पादन किया इसका पता लगाना। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस शोध के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस शोध के लिए जाने जाते हैं? गामक या फिर नैतिक या फिर संज्ञानात्मक या फिर खोज विधि? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है। तो मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया में क्या शामिल है? सीखने वाला या फिर शिक्षण के उद्देश्य या फिर पाठ्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया में जो है सीखने वाला, शिक्षण के उद्देश्य और पाठ्यक्रम ये सभी जो है शामिल हैं। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार। कौन कौन से? पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि? तो एक अध्यापक को किस लिए शिक्षा विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए?
इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर इसे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलता है, या फिर अपनी शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है, या फिर इससे वह परीक्षा में प्रथम आ सकता है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने शिक्षण को अत्यधिक प्रभावशाली बना सकता है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बालक जिसकी मानसिक आयु उनके कालानुक्रमिक आयु से कम है कहलाता है। तो ऐसे बालक जिसकी मानसिक आयु उनके कालानुक्रमिक आयु से कम है, तो ऐसे बालक को क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, या फिर विशिष्ट बालक, या फिर मंदित बालक। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदित बालक। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? नृत्य से, लेखन से, पठन से, या फिर आयु से। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया जो है पठन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से, या फिर ग्रीक से, या फिर फ्रेंच से, या फिर फारसी से। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। तो ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। तो सर बात करें बालक के संदर्भ में, तो बालक नवीन शब्द प्रायः किस विधि से सीखते हैं? अनुबंधन प्रक्रिया से, अनुकरण से, अंतर्दृष्टि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुबंधन प्रक्रिया। तो याद रखिएगा, बालक जो है नवीन शब्दों का भंडार प्रायः किस विधि से सीखते हैं? अनुबंधन प्रक्रिया से। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में से सही कथन का चयन करें। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है, अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। फिर अगला है, एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम कर सकता है। अध्यापक के अनुभव या विचार के बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक अध्यापक के अनुभव या विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। तो सर बात करें एक प्रतिभा संपन्न बालक की क्या क्या विशेषता होती है? तो समस्या समाधान की क्षमता, प्रतिस्पर्धा रखने की क्षमता, कभी कभी अधीरता एवं ध्यान केंद्रित न कर पाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कभी कभी अधीरता एवं ध्यान केंद्रित न कर पाना। ये जो है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नांकित कथन एवं उनके कारण पर विचार करें। कथन दिया है, समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करता है। कारण दिया है, समावेशी शिक्षण पद्धति कक्षा में आपसी सम्मान और समझ का माहौल उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन एवं कारण दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है? तो शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है? सृजनात्मक विचार के लिए, व्यवहार में बढ़ोतरी, या फिर ज्ञान प्राप्त करने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा का बैंकिंग मॉडल जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम होता है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। तो जो बच्चे अधिगम विकलांग होते हैं वो कैसे होते हैं? संगठित, आक्रामक, निम्न उपलब्धि वाले, या फिर कुशल व निपुण। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न उपलब्धि वाले। तो याद रखिएगा, अधिगम विकलांग बच्चे कैसे होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इस कथन को किसने दिया था? स्किनर ने, कोहलबर्ग ने, टर्मन ने, या फिर जॉनसन ने। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने दिया था? स्किनर ने। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर या फिर क्रिया करके? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चे जो है पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके, इन सभी के माध्यम से जो है सीखते हैं। तो ऑप्शन 4 चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो थार्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया है? 4, 2, 6 या फिर 7? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, थार्नडाइक ने बुद्धि को जो है 7 भागों में वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहते हैं? बहुकारक सिद्धांत को, द्विकारक सिद्धांत को या फिर एक कारक सिद्धांत को या फिर नैतिक विकास सिद्धांत को? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक कारक सिद्धांत को। तो याद रखिएगा, निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहते हैं? एक कारक सिद्धांत को। तो ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मन श्रवण हानि का स्तर है। तो इनमें से मन श्रवण हानि का स्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 से 40 डेसिबल। तो याद रखिएगा, मन श्रवण हानि स्तर कौन सा है? 26 से 40 डेसिबल। और बात करें 0 से 25 डेसिबल, तो ये कौन सा स्तर है? तो ये जो है सामान्य श्रवण हानि स्तर है। और बात करें 40 से 55 डेसिबल, तो ये कौन सा स्तर है? तो ये जो है हल्की श्रवण हानि स्तर है। और बात करें 56 से 70 डेसिबल, तो ये कौन सा स्तर है? तो ये जो है गंभीर श्रवण हानि स्तर है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, तो कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अवस्थाएं। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी? पहला है संवेदी संज्ञात्मक अवस्था, फिर दूसरा है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, फिर तीसरा है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो फिलहाल ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहां तक संभव हो सके बालक की आंतरिक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? स्किनर का, फ्राबेल का या फिर स्टेनले हॉल का या फिर पॉलो का? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्राबेल का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन करेंगे या फिर व्यायाम का आयोजन करेंगे या फिर नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन करेंगे या फिर स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे? तो क्या करेंगे? तो देखिए, आप सब एक गुणी विद्वान भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। तो यदि आप विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए, जो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।